हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंसेस ऑफ अ वॉल। ये कहता है कि साउंड जो है वो भी क्या करती है? बाउंस बैक करती है। मतलब साउंड किसी भी चीज से टकराएगी और क्या होगी? वापस आएगी। ठीक है, जिस तरह की जो बॉल अगर आप बॉल के ऊपर फेंकें, दीवार के ऊपर अगर आप बॉल फेंकते हैं तो वो क्या करती है? बाउंस बैक होकर वापस आती है। तो उसी तरह से साउंड जो है वो भी क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक होती है, बॉल से टकराएगी और वापस आएगी। ठीक है, like light, sound gets reflected at the surface of the solid or liquid and follows the same law of reflection as you have studied in earlier classes. तो ये कहता है कि लाइट भी क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। उसी तरह से साउंड भी क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो। ठीक है, चाहे सॉलिड आप आयरन की कोई भी चीज ले सकते हैं, रोड ले सकते हैं, या फिर वाटर का सरफेस हो। ठीक है, लिक्विड हो। तो ये कहते हैं कि दोनों सरफेसेस से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। और सारे के सारे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इसके ऊपर भी क्या करेंगे? ये फॉलो करेंगे। ठीक है, सो दिस ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, और दूसरा जो इंसिडेंस एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द थ्री आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होंगे और तीनों जो है वो सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड incident ray. An obstacle of large size which may be polished or rough is needed for the reflection of sound wave. तो ये क्या कह रहा है कि कोई ना कोई obstacle चाहिए। ठीक है, जिससे वो क्या हो? रिफ्लेक्ट बैक हो, मतलब टकराए और वापस आए। तो जो वो obstacle हम लेंगे तो वो कैसा होना चाहिए? लार्ज साइज का होना चाहिए। पॉलिश्ड सरफेस भी हो सकता है या फिर रफ सरफेस भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिश्ड का मतलब जैसे आप मिरर की बात करें, दैट इज अ पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो रफ सरफेस की बात करें तो जैसे वॉल हो सकता है। तो कुछ भी रफ सरफेस और एक पॉलिश्ड सरफेस, कोई भी सरफेस हो, लार्ज साइज का होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इको। इको क्या होता है? ये आपने कभी सुना होगा कि जैसे आप खाली कमरे के अंदर कभी शाउट करें, चिल्लाएं या फिर क्लैपिंग करें तो आपको वही आवाज जो है वो बार बार सुनाई देती है। ठीक है, तो एक बार आपने इसको आवाज लगाई, जोर से चिल्लाए आप, तो थोड़ी देर बाद आपको वही आवाज दोबारा से सुनाई देगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा टॉल माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे जब हम ऊंचाई पर जाके आवाज लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें वही आवाज दोबारा से सुनाई देती है। दैट इज कॉल्ड इको। इफ वी शाउट और क्लैप नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज अ tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. कह रहा है कि जब आप किसी भी टॉल बिल्डिंग या फिर माउंटेन के ऊपर खड़े हैं और आप शाउट करते हैं या फिर क्लैपिंग करते हैं तो आफ्टर सम टाइम आपको वही आवाज क्या देती है? सुनाई देती है। दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन इको। तो जो आवाज आपको दोबारा से सुनाई देती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। तो हमारी ब्रेन के अंदर उसकी जो सेंसेशन है साउंड की वो कितने टाइम के लिए रहती है? 0.1 सेकेंड के लिए रहती है। To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflecting one must be at least 0.1 second. कह रहा है कि अगर आपको इको सुनाई दे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? क्या इसका करेक्टरिस्टिक बताया उसने कि अगर आपको इको सुनाई कब देगी? जब दोनों साउंड्स के बीच में जो ओरिजिनल साउंड आपने दी
और जो साउंड बाद में दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक होकर आई, उन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड का होगा, तभी आपका ब्रेन उसको क्या कर पाएगा, डिस्टिंक्ट कर पाएगा और आपको इको सुनाई देगी। ठीक है। If we take the speed of the sound to be 344 meter per second at a given temperature, say 22 degrees Celsius in air, the sound must go to the obstacle and reach back to the ear of the listener on the reflection after 0.1 second. वो कहता है कि अगर आप कंसीडर करें कि टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ इसके ऊपर हमारी स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर कितनी होगी, 344 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कैलकुलेशन वो कह रहे हैं कि साउंड जाएगी, किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराएगी और वापस आएगी, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 0.1 सेकेंड लगेगा। तब हम क्या कह सकते हैं कि हमें इको सुनाई दे रही है। Hence the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting sound and back should be at least 34.4 मीटर। तो ये क्या कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस साउंड ने कितना कवर किया, जहां से आवाज जनरेट हुई, टकराई, फिर से वापस आई और लिसनर ने सुनी, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 34.4 मीटर। ठीक है। Thus for hearing distinct echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of the sound must be half of this distance. तो इसका मतलब देखो 34.4 का जब हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17.2। तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है जहां से आवाज साउंड जो है वो जनरेट हुई और ऑब्स्टेकल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम 17.2, तभी आपको इको जो है वो सुनाई देगी। This distance will change with the temperature of the air. Echoes may be heard more than once due to the successive or multiple reflections. तो कह रहा है कि इको कई बार एक से ज्यादा आपको साउंड सुनाई देगी, तो ऐसा किस वजह से होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से, मतलब बार बार वो टकरा रही है और वापिस आ रही है रिफ्लेक्ट होकर, तो आपको एक से ज्यादा बार भी उसकी आवाज क्या देगी, सुनाई देगी। The roaring of thunder is due to the successive reflections of the sound from a number of reflecting surfaces such as cloud and land. आपको गर्जने की आवाज सुनाई देती होगी, क्लाउड, ठीक है, बारिश आने से पहले कई बार थंडरिंग वॉइस सुनाई देती है, तो वो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, कई बार साउंड क्लाउड से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती है, आसपास साउंड लैंड है वहां से टकरा कर आती है, तो हमें थंडरिंग जो है वो सुनाई देती है, किसकी वजह से, सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस की वजह से। ठीक है, उसके अंदर बार बार रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें थंडरिंग या फिर इस तरह की जो रोरिंग ऑफ थंडर है, ऐसी साउंड जो है वो सुनाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्बरेशन। ठीक है, रिवर्बरेशन क्या होगा, A sound created in a big hall will persist by repeated reflections from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. क्या कह रहा है कि हमने एक साउंड क्रिएट की, जैसे कि बिग हॉल है या फिर ऑडिटोरियम है कोई बड़ा सा, उसके अंदर साउंड क्रिएट हो गई, ठीक है, किसी भी जहाँ से साउंड जनरेट हुई, उसके बाद वो क्या करेगी, रिपीट रिफ्लेक्शंस करेगी, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करेगी। ठीक है, वॉल के साथ टकराएगी, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस करेगी और तब तक रिफ्लेक्शंस करेगी जब तक उसकी साउंड हमें सुनना बंद ना हो जाए। ठीक है, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। ठीक है, इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल। तो ये क्या कह रहा है कि बिग ऑडिटोरियम्स हो गए या फिर हॉल्स हो गए, तो इसके अंदर ज्यादा अगर रिवर्बरेशन क्रिएट हो रही है तो वो उसके लिए सही नहीं है, हमारे लिए वो अनडिजायरेबल थिंग है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। टू रिड्यूस रिवर्बरेशन द रूफ एंड द वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम आर जर्नली कवर्ड विद साउंड एब्सॉर्बेंट मटीरियल्स। कह रहा है कि इस रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, जो ऑडिटोरियम्स होते हैं या बिग हॉल्स होते हैं उसकी रूफ, छत पे या फिर वॉल्स के ऊपर क्या लगाया जाता है, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं ऐसे मटेरियल्स लगाए जाते हैं, लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड। ठीक है, फाइबर बोर्ड्स का यूज किया जाता है जो क्या करते हैं, साउंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं,
रफ प्लास्टर्स का यूज किया जाता है, ड्रेपरीज का यूज किया जाता है, जैसे पर्दे वगैरह लगाए जाते हैं, इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं जिससे साउंड जो रिवर्बरेशन जो है वो रिड्यूस हो पाए। द सीट मटेरियल आर ऑल्सो सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज। और जो उसके अंदर सीट के ऊपर जो गद्दे लगाए जाते हैं उनके ऊपर जो भी मटेरियल लगाया जाता है वो भी इसी तरह से सिलेक्ट किया जाता है कि वो मैक्सिमम साउंड को क्या करे, ऑब्जर्व करे। ठीक है, जितना ज्यादा ऑब्जर्व कर लेगा उसको उतना ही रिवर्बरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। हमें इसको क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। ठीक है, ताकि ये हमारे लिए कोई भी दिक्कत खड़ी ना करे, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो एक एग्जाम्पल 12.2 A person clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound v is taken as 346 मीटर पर सेकेंड। एक पर्सन है, उसने क्लैप किए अपने हैंड्स को, ठीक है, उसको इको सुनाई दी 5 सेकेंड के बाद, उसको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, तो मतलब उस ऑब्स्टेकल का उस पर्सन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है 346 मीटर पर सेकेंड, तो कैसे करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है, टाइम टेकन आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, टोटल डिस्टेंस, हमें सिर्फ इसका क्या चाहिए, हाफ डिस्टेंस चाहिए, उस पर्सन और उस क्लीफ के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द पर्सन, दैट इज 865 मीटर। ओके, तो इसके नीचे एक क्वेश्चन गिवन है आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये आप अपनी कॉपीज में करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।